हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदास्त्रा द हिंदू एनालिसिस फॉर 26 मार्च 2023। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 26 मार्च 2023 में द हिंदू में आए हुए इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के एनालिसिस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला आर्टिकल जो आपको फ्रंट पेज पे देखने को मिलेगा ये है उत्तराखंड से रिलेटेड। ये क्या है, उत्तराखंड में जो पिलग्रिमेज है, टूरिज्म जो है, टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं उत्तराखंड में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चार धाम आपको देखने को मिलेगा। चार धाम में क्या क्या, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। इसके अलावा हेमकुंड साहिब और वैली ऑफ फ्लावर्स जो है, यहाँ पे भी ज़्यादा से ज़्यादा पिलग्रिमेज जो है हर एक साल विजिट करते हैं। इस कारण से होती क्या है कि यहाँ पे जो पॉल्यूशन है, कौन सा पॉल्यूशन, प्लास्टिक पॉल्यूशन, ये ज़्यादा होती है। इस कारण से जो उत्तराखंड की गवर्नमेंट है, इन्होंने क्या करी है, जो भी प्लास्टिक बोटल्स वगैरह है, ये प्लास्टिक बोटल्स या फिर मल्टी लेयर प्लास्टिक के जो पैकेट्स हैं, उसको रिसाइकिल करने की बात की जा रही है इस पर्टिकुलर आर्टिकल में। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने क्या करी है, हैदराबाद बेस्ड एक कंपनी है जिसका नाम है रिसाइकल, RECYKLE, इसके साथ टाइप करके QR कोड बेस्ड जो टेक्नोलॉजी है उसको अपना करके इसको रिसाइकल करने की बात की जा रही है। होगी क्या, फॉर एग्जांपल एक वाटर बॉटल है, उसमें एक QR कोड लगा हुआ रहेगा। जब आप पानी खरीदोगे तो QR कोड जो है उसमें पे करके, उसको स्कैन करके आपको पे करना होगा, फिर बोतल आपके पास आएगी। वापस से जब आप इस बोतल को वहाँ पे डिपॉजिट करोगे तो वापस से आपने जो पैसे पे करी है वो पैसे आपको वापस मिल सकती है। इस चीज़ को, इस टेक्नोलॉजी को जो इम्प्लीमेंट किया जाना है, ये रिसाइकल कंपनी, हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, उसके द्वारा इम्प्लीमेंट की जानी है। बस यही छोटा सा न्यूज़ था। चार धाम प्रोजेक्ट जो है ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में, क्योंकि रोड्स वगैरह बनाए जा रहे हैं। और चार धाम की बात करें, छोटा चार धाम, दो तरीके की चार धाम होते हैं बेसिकली। एक तो छोटा चार धाम, एक बड़ा चार धाम। छोटा चार धाम में क्या क्या आता है, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ। गंगोत्री और यमुनोत्री ये दोनों आपको कौन से डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा, उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और केदारनाथ कहाँ पे, केदारनाथ आपको देखने को मिलेगा रुद्रप्रयाग में, और बद्रीनाथ चमोली डिस्ट्रिक्ट में। इसके साथ साथ हेमकुंड साहिब, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, हेमकुंड साहिब कौन सा स्टेट में है। हेमकुंड साहिब जो गुरुद्वारा है कहाँ पे है, हेमकुंड साहिब चमोली डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड में। इसके बाद वैली ऑफ फ्लावर्स जो कि नेशनल पार्क भी है, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये भी आपको उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। इन सारे जो साइट्स है इसके बारे में इस पर्टिकुलर आर्टिकल में चर्चाएं की गई है। इसी तरीके से इस आर्टिकल में बताया गया है कि ऐसे ऐसे छोटे स्टेप्स लेके एक बड़ा चेंज ला सकते हैं हम अपने सोसाइटी में, हम अपने कंट्री में। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल। उत्तराखंड के सीएम की बात करें तो पुष्कर सिंह धामी आपको उत्तराखंड के सीएम देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल ये वाला, कौन सा, ये अमित शाह जी विजिट किए थे अभी लास्ट डे, यानी कि कल, कहाँ पे, जगदलपुर में, जगदलपुर छत्तीसगढ़ में। क्यों? क्योंकि 25 मार्च को क्या होता है, CRPF का रेजिंग डे है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का रेजिंग डे है 25 मार्च को। इस पर्टिकुलर ओकेजन में हमारे जो होम मिनिस्टर है अमित शाह जी, ये विजिट किए थे जगदलपुर में, छत्तीसगढ़ में। और यहाँ पे अपने जो स्टेटमेंट दिए थे उसमें बताया कि नक्सलिज्म को टैकल करने के लिए CRPF का काफ़ी बड़ा रोल रहा है। नक्सलिज्म वाला एरिया जो आपको छत्तीसगढ़ के बस्तर वाले एरिया बेसिकली वहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ झारखंड, उड़ीसा की कई सारे क्षेत्रों में पाए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर नक्सलिज्म छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में है नक्सलाइज जो मूवमेंट है, ये ज़्यादातर छत्तीसगढ़ में होते हैं। तो वहाँ पे ये स्टेटमेंट दी गई हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा। CRPF रेजिंग डे, ये कौन सा रेजिंग डे था CRPF का, आपको याद क्या रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है। CRPF का रेजिंग डे कब मनाया गया, 25 मार्च को। कौन सा रेजिंग डे था, इस बार का 84th रेजिंग डे था। और CRPF की जो DG हैं, डायरेक्टर जनरल, ये कौन है, ये बस आपको याद रहना चाहिए। तो CRPF को जो डायरेक्टर जनरल है, ये लाल थाउसेन CRPF के डायरेक्टर जनरल है। बात करें CRPF, तो ये आपके जो सेंट्रली आर्म पुलिस फोर्स है ना, 7 टोटल होते हैं, उसमें से एक आपको CRPF भी देखने को मिलेगा। तो ये था पर्टिकुलर न्यूज़। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा जो केबल स्टेट ब्रिज है, इंडिया का पहला केबल स्टेट ब्रिज, ये कंप्लीसन के नज़दीक है। ये ब्रिज के कंप्लीसन की बात की जा रही है, मई जो 2023 है इसमें कंप्लीट हो जाएगी। अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ, मई 2023 में एक्सपेक्ट की जा रही है कि ये कंप्लीट हो जाएगी। इससे पहले डेडलाइंस थे इसके 2017 में, 22 में, ये सारी डेडलाइंस फेल हो चुके हैं, और एक महीने बाद अभी बात की जा रही है इसके कंप्लीसन की। ये ब्रिज जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कनेक्ट करता है हमारे जम्मू को कश्मीर से, जम्मू कश्मीर को कनेक्शन की बात इसमें की जाती है। ये ब्रिज जो मिलेगी आपको, अंजी खाद ब्रिज इसका नाम है, और ये किस रिवर के ऊपर है, अंजी रिवर के ऊपर है। ये जो ब्रिज है, ये ब्रिज बस एक जो सिंगल पाइलोन है ये वाला, बस यहाँ से इससे ये सपोर्टेड है, ये यहाँ पे पिलर टाइप का है, और उसके बाद यहाँ पे ये स्लैब बिछा दी गई, यहाँ से फिर वायर केबल द्वारा इसको कनेक्ट किया गया है। और ये काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है, बताया जा रहा है कि ये 216 किलोमीटर पर आवर विंड स्पीड को भी झेल सकता है। ये ब्रिज इतना ज़्यादा मजबूत इसको बनाया गया है। ये रेलवे ब्रिज है, यानी कि रेलवे जो ऑल वेदर कनेक्टिविटी है उसको यहाँ पे सपोर्ट करेगी ये ब्रिज, अंजी खाद ब्रिज। आपको याद क्या रखना है, अंजी खाद ब्रिज, ये जो है ये इसका ऊंचाई आपको याद रखना, काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई है। बताया जा रहा है 77 मंजिल की जो बिल्डिंग्स है, इतना ऊंचा ये ब्रिज है।
अराउंड 1086 फीट जो ऊंचाई है ये यहाँ पे बताई जा रही है, काफ़ी ज़्यादा ऊंचा। और इंडिया का पहला ये केबल स्टेट ब्रिज होगा, रेलवे केबल स्टेट ब्रिज। हाईएस्ट ब्रिज की बात करें रेलवे की, तो ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये चेनाब में, चेनाब रिवर के ऊपर जो रेलवे का ब्रिज है, जो कि उधमपुर, श्रीनगर और बारामूला रेलवे लिंक है, वहाँ पे इसको कनेक्ट करती है। ये सबसे हाइट में ब्रिज है, रेलवे ब्रिज। और ये केबल स्टेट ब्रिज, इंडिया का पहला केबल स्टेट ब्रिज होगा, अंजी खाद ब्रिज, अंजी रिवर के ऊपर है। ओके, तो ये था न्यूज़। बढ़ते हैं आगे हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। रेलवे मिनिस्टर की बात करें तो अश्विनी वैष्णव जी आपको रेलवे मिनिस्टर देखने को मिलेंगे। अच्छा, रेलवे का सबसे लंबा ब्रिज कौन सा बता सकते हो आप? सबसे लंबा ब्रिज, लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज, ये है जो लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज है, ये बोगीबिल ब्रिज। कहाँ पे है? बोगीबिल ब्रिज, ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर, आसाम में। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा साइंस एंड टेक वाले पेज से। ये क्या है? इनएडिक्वेट स्लीप इंक्रीज द रिस्क ऑफ फैटी लिवर डिजीज। फैटी लिवर डिजीज यानी कि लीवर के आसपास फैट्स का जमा होना ही क्या कहलाता है? फैटी लिवर डिजीज। ये कब होते हैं? काफ़ी ज़्यादा अल्कोहलिक ड्रिंक करने से फैटी लिवर डिजीज पाया जाता है। लेकिन नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ भी होते हैं, जो किसके कारण से होते हैं? कम सोने से। इनएडिक्वेट जो स्लीप होती है, इसके कारण फैटी लिवर डिजीज़ होता है। और इसका कोई भी अभी तक जो ट्रीटमेंट है वो अभी तक नहीं डेवलप किया गया है, कोई भी ट्रीटमेंट का खोज नहीं की गई है फैटी लिवर डिजीज़ का। और ये बताया जा रहा है कि अगर दिन में, यहाँ पे आप देखो, दिन में अगर 1 घंटे से ज़्यादा नैप लेते हैं तो ये फैटी लिवर, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ जो है, ये डेवलपमेंट के चांसेस बनते हैं। यानी कि 1 घंटे से ज़्यादा अगर दिन में स्लीप सोते हैं तो उससे भी फैटी लिवर डिजीज़ बढ़ने के चांसेस होते हैं। और मिनिमम 7 घंटे की स्लीप बताई जा रही है। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, उसके वर्क पे, उसके खान पान पे, सारी चीज़ों पे वेरी करता है। बट जो एवरेज, जो ज़्यादा लोगों पे अप्लाई होती है वो 7 घंटे की स्लीप होती है, जो कि नाइट में आपको एक साथ करनी चाहिए और डीप स्लीप में करनी चाहिए। ये इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बताया जा रहा है। तो फैटी लिवर डिजीज़ क्या होता है? ये लीवर के आसपास फैट जमने से होती है। ओके, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल एडिटोरियल तो आ जाता नहीं है, संडे है इस कारण से, तो FAQs फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस वाले पेज पे ये आर्टिकल आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जॉनसन एंड जॉनसन जो कंपनी है, ये कहाँ की कंपनी है? US की कंपनी है। इसको पेटेंट, जो इसका एक टीवी का ड्रग आता है, कौन सा टीवी का ड्रग, नाम क्या है इसका? इस टीवी का ड्रग का नाम है बिडेक्विलिन। बिडेक्विलिन जो ड्रग है, ये जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। इसका पेटेंट अभी जुलाई 2023 तक रजिस्टर्ड है। यानी कि जुलाई 2023 तक ये जो मेडिसिन है, ये सिर्फ जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी ही बना सकती है और इसके अलावा कोई भी कंपनी नहीं बना सकती है, क्योंकि इसका पेटेंट रजिस्टर्ड है इंडियन पेटेंट एजेंसी के पास, ऑफिस के पास। अब क्या हुआ, इन्होंने अप्लाई करी इस रजिस्ट्रेशन की डेट को बढ़ाने की, यानी कि जुलाई तक जो इसको और बढ़ाने के लिए इन्होंने एप्लीकेशन फिल किया था। कौन? जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी ने, इंडियन पेटेंट ऑफिस में। और इंडियन पेटेंट ऑफिस कहाँ की? मुंबई बेस्ड ऑफिस। इसमें क्या हुआ, इन्होंने, इंडियन पेटेंट ऑफिस ने रिजेक्ट कर दिया एप्लीकेशन। क्यों? क्योंकि हम लोग अभी फोकस कर रहे हैं जेनरिक मेडिसिन पे, सस्ते से सस्ते दवाई उत्पन्न की जा सके हमारे देश में। इसी जेनरिक मेडिसिन को फोकस करते हुए इन्होंने, इंडियन पेटेंट ऑफिस ने कैंसिल करी है इसकी रजिस्ट्रेशन बढ़ाने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग इसे नहीं देते हैं बढ़ावा, बिडेक्विलिन मेडिसिन को, तो क्या होगा, इसकी सॉल्ट्स को, सॉल्ट्स जो इसको चेंज करके काफ़ी सारे जेनरिक मेडिसिन हम लोग बना सकते हैं। जेनरिक मेडिसिन बनाएंगे तो सस्ते दामों पे यहाँ पे इंडिया में अवेलेबल हो पाएगी। सस्ते दामों में अवेलेबल होगी तो टीबी का ट्रीटमेंट काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिबल होगा लोगों के लिए। अभी इसकी जो बिडेक्विलिन मेडिसिन, इसके 6 महीने के कोर्स के जो कॉस्ट बताया जा रही है, $400 बताया जा रहा है, यानी कि अराउंड 33,000 रुपीज़। इसके साथ साथ कई सारे इसके जो मेडिसिन है, ये मेडिसिन के साथ साथ एसोसिएटेड मेडिसिन भी दिए जाते हैं, उसकी कॉस्ट फिर से अलग से ली जाएगी। यानी कि काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ जाता है टीबी के ट्रीटमेंट के लिए। इस कारण से इसके अगर जेनरिक मेडिसिन इसके बनाए जाएंगे तो काफ़ी सस्ता पड़ेगा। सो जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी, न्यूज़ में आपको पता होनी चाहिए कहाँ की कंपनी है, US की है। कुछ महीनों पहले ये और एक बार न्यूज़ में आया था, क्योंकि इसका एक बेबी पाउडर आता है, उसमें कुछ डिफेक्ट्स बताई जा रही थी, लेकिन मुंबई हाईकोर्ट ने बताया कोई डिफेक्ट नहीं है, बेबी पाउडर इसका सही है, जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी का। ओके, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। बट बिफोर मूविंग ऑन नेक्स्ट आर्टिकल, वी शुड नो अबाउट टीबी। टीबी जो होता है ये किस चीज़ से होती है? ये बैक्टीरिया से होती है। कौन सा बैक्टीरिया? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से जो रोग होती है वो कौन सा होती है? टीबी। टीबी रोग में मेनली जो इफेक्ट होता है ये लंग इफेक्ट होता है। इसके अलावा कई सारे लोगों में अलग अलग ऑर्गन्स भी इफेक्ट देखने को मिलते हैं, फॉर एग्जांपल लीवर और किडनी, इन सारे ऑर्गन्स में इफेक्ट जो है टीबी से देखने को मिलते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों में लंग्स का इफेक्ट होता है टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण। और इसके सिम्टम्स की बात करें तो लो ग्रेड फीवर, इसके साथ साथ पसीने आना और वीकनेस फील होना, टायर्डनेस फील होना, स्वेलिंगनेस आना, वेट लॉस, काफ़ी ज़्यादा रेट में वेट लॉस होना। इसके साथ साथ अगर ज़्यादा ये टीबी जो है एक्टिव हो जाए, टीबी बैक्टीरिया, इससे क्या होता है, लिम्फ नोड्स फूलने लगते हैं बॉडी में, स्वेलिंगनेस ऑफ लिम्फ नोड्स, जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम्स हैं उसमें लिम्फ नोड्स की फूलने की जो शिकायत है वो टीबी सिम्टम्स में, टीबी के पेशेंट के सिम्टम्स में इंक्लूड की जा सकती है। सो ये था टीबी। अच्छा, वर्ल्ड टीबी डे हम लोग कब मनाते हैं? जस्ट 2 डेज बैक, 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। और इसका थीम क्या था? येस वी कैन एंड टीबी। येस वी कैन एंड टीबी।
और इंडिया की जो टीवी एलिमिनेशन टारगेट है, यानी कि इंडिया से टीवी को जो हटाने का टारगेट है, ये कब का है 2025, और वर्ल्ड का कब का है 2030। 2025 तक टीवी को कम्प्लीटली एलिमिनेट करने की बात की जा रही है इंडिया से, और 2030 तक वर्ल्ड से टीवी को एलिमिनेट करने की बात की जाती है। सो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल बात की जा रही मेगा टेक्सटाइल पार्क्स के बारे में। आपको पता होगा 2021 में एक स्कीम लॉन्च हुई थी हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लेकर। ये कौन सा स्कीम था? पीएम मित्रा स्कीम, प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड एपेडल। ये स्कीम जो है 2021 में लॉन्च की गई थी। इसके तहत कई सारे टेक्सटाइल पार्क्स जो इसको बनाने की बात की जा रही है। फॉर एग्जांपल, अगर एक पार्क हम लोग बनाते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें होगी। लेट्स से ये एक पार्क है, तो यहीं पे वीविंग, जो स्पिनिंग है, यानी कि जो कॉटन वगैरह है उसको स्पिनिंग करने का काम, वीविंग करने का काम, फिर पेंटिंग करने का काम, या फिर डाइंग करने का काम, और इसे प्रोसेसिंग करने का काम भी एक पर्टिकुलर प्लेस पे ही की जाएगी, एक पर्टिकुलर पार्क पे ही की जाएगी। ये सारी की सारी चीज़ें। पहले क्या होता था, लेट्स से स्पिनिंग कहीं और हुई, उसको फिर वीविंग करने के लिए कहीं और हम लोग भेजते थे, वीविंग मतलब बुनाई करने के लिए, फिर उसको पेंटिंग करने या फिर डाइंग करने के लिए कहीं और भेजते थे, प्रोसेसिंग करने के लिए कहीं और भेजते थे। इससे क्या होता था, ये काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता था, ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आती थी। इससे क्या होता था, जो प्रोडक्शन है उसमें कॉस्ट इंक्रीजमेंट देखने को मिल रहा था। अब अगर टेक्सटाइल पार्क्स डेवलप हो जाएंगे तो जो ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम है वो नहीं होगा। उसके साथ साथ और भी कई सारे फैक्टर्स हैं जिसको, जैसे पॉल्यूशन कंट्रोल है, ये भी कम कर पाएंगे हम लोग कहीं ना कहीं टेक्सटाइल पार्क्स को डेवलप होने से। इसके साथ साथ टेक्सटाइल पार्क्स बनने से जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि एक जगह सारा कुछ होगा, मैन्युफैक्चरिंग जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ेगी। मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी बढ़ने से ज़्यादा यहाँ पे वर्कफोर्स की ज़रूरत होगी, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे लोगों की आवश्यकता होगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार भी मिल पाएगा। वो मेगा टेक्सटाइल पार्क्स बात की जा रही है टोटल 7 स्टेट्स में। ये कई सारे फेज़ में इंप्लीमेंट किए जाएंगे। फेज़ 1 में 7 स्टेट्स को सेलेक्ट किया गया है, जिसमें स्टेट का शेयर होगा 51% और 49% होगा सेंट्रल का शेयर, यानी कि 51% स्टेट गवर्नमेंट पैसा लगाएगी और 49% सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा लगाएगी। ये 7 स्टेट अभी बात की जा रही है फेज़ 1 में इंप्लीमेंट करने की। 7 स्टेट्स में कौन कौन सा, ये स्टेट आपको देखने को मिलेगा तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश। इन सारे स्टेट्स में ये जो मेगा टेक्सटाइल पार्क है इसको इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है। आपको यहाँ फोटो में भी देखने को मिलेगा हमारे पीयूष गोयल साहब और जो M.K. स्टालिन साहब है तमिलनाडु के CM, ये दोनों यहाँ पे बात कर रहे हैं। एक पार्क जो है, ये एक पार्क का जो एरिया है ये कम से कम 1000 एकड़ होनी चाहिए, यानी कि काफ़ी बड़ी लेवल पे ये पार्क इस्टेब्लिश करने की बात की जा रही है इस पर्टिकुलर आर्टिकल में। पीयूष गोयल साहब आपको देखने को मिलेगा, हमारे टेक्सटाइल मिनिस्टर है, इसके साथ साथ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर भी पीयूष गोयल साहब आपको देखने को मिलेगा। सो ये था हमारे टेक्सटाइल पार्क्स के बारे में। और कॉटन प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया और चाइना ये दोनों कभी 1 नंबर पे कभी 2nd नंबर पे फ्लक्चुएट करते जाते हैं, बट 3rd नंबर पे US आपको कॉटन प्रोडक्शन की क्षेत्र में देखने को मिलेगा इन द वर्ल्ड। इंडिया के अंदर स्टेट्स की बात करें तो गुजरात सबसे बड़ा कॉटन प्रोड्यूसर स्टेट है, इसके नीचे आती है, यानी कि 2nd नंबर पे महाराष्ट्र कॉटन प्रोड्यूसर स्टेट है। जो टेक्सटाइल सेक्टर है हमारा काफ़ी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो प्रोवाइड कराता है, और टेक्सटाइल सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद 2nd लार्जेस्ट सेक्टर है टेक्सटाइल सेक्टर। तो ये था लास्ट आर्टिकल एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग। काफ़ी लंबे समय के बाद मैं ये वीडियो अपलोड कर पाया हूँ, बिकॉज देयर वाज सम रीजन ड्यू टू दैट आई वाज नॉट एबल टू अपलोड द वीडियो इन टाइम, एंड वन ऑफ माई फैमिली मेम्बर वाज इल और sick. She was admitted in the ICU and I was so busy on that is why I was not able to upload the video in time, but make sure that if God bless me I will upload videos in time, and let's see what's going to be happen. I will try my best to upload the video on the daily basis. So thank you so much for watching. With this note I will going to say you bye. So thank you so much for watching and goodbye. Have a nice day.